हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। ये बिजनेस अकाउंटिंग की सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, आपकी जो बुक दी गई है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पेज बाय पेज, वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको सिर्फ ध्यान से पढ़ना है, रजिस्टर साथ में रखना है। स्पेशली अगर आप इंडिविजुअली वीडियो को देख रहे हैं तो और भी अच्छा है। आप इसको आराम से कहीं पर भी वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और जो मैंने समझाया, अव्वल तो मैं धीरे धीरे बताता हूँ, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है नोट्स लेने का। फिर भी अगर आपको ऐसा लगा कि आप कुछ अपने हाथ से लिखना चाहते हो, और जो मैं सजेस्ट भी करूँगा कि आप अपने हाथ से ज़रूर लिखें चीज़ें, तो आप अपने हाथ से लिखें और उसके हिसाब से आप अपना आगे कंटिन्यू करें। राइट, तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो वो सिस्टम क्या है, वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप आता है आइडेंटिफाइंग, यानी किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोई बिल होगा, कोई रसीद होगी, कुछ तो होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो अगर सपोज हम मार्केट में जाते हैं और हम एक आइसक्रीम परचेज करते हैं और उसको हम 100 रुपीज़ का एक नोट आइसक्रीम के लिए पे करते हैं और आइसक्रीम लेके खा लेते हैं, और वो उस 100 रुपीज़ के नोट को उठा के जेब में रख लेता है। प्रैक्टिकली इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है, जब तक कि वो आइसक्रीम वेंडर खुद उसके बारे में जाकर अपने घर में कॉपी में ना लिखे, या जैसे ही कस्टमर शॉप से बाहर जाए वो तुरंत उसका रिकॉर्ड ना करे, क्योंकि कोई रसीद इशू नहीं की। वहीं अगर हम आइसक्रीम किसी ब्रांडेड शॉप से लेते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक ज्ञानी आइसक्रीम है, ऐसे और भी सभी जगह अलग अलग जो है वो शॉपकीपर्स होते हैं जो एक ब्रांडेड आइसक्रीम सेल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, एक मशीन लगी होती है, जैसे मैकडोनल्ड्स में लगी होती है, पिज़्ज़ा हट में लगा होता है। तो वो मशीन से वो एक बिल जो है वो जनरेट करते हैं। तो वहाँ पर उस ट्रांजैक्शन को, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना आसान होता है और उससे अकाउंटिंग की जा सकती है। राइट, सो अकाउंटिंग के लिए अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग, यानी किसी भी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन को, किसी भी ट्रांजैक्शन जिसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। मैंने आपको ये बात पहले ही बोली थी कि हैविंग फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, हम किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन को ही देखने वाले हैं जिसकी कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है। अगर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं है, कोई चीज़ फ्री में है, तो ऐसा हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करते जब तक कि कोई पैसे का लेन देन ना हो। कहीं ना कहीं हमारे जो रिजर्व्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो कम या ज़्यादा ना हो, तब तक हम अकाउंटिंग या रिकॉर्डिंग नहीं करते। एंड ज़्यादातर, जैसे मैंने कहा, किसी बिल से, रसीद से, इनवॉइस ज़्यादा टेक्निकल टर्म है, जब तक इस तरह की कोई चीज़ नहीं होगी तब तक आइडेंटिफाई करना किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मुश्किल है। और एक बात और भी है कि जो अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, कल को उसको कोई चेक भी तो कर सकता है कि भाई जो अकाउंटिंग आपने की वो सही है या नहीं है। तो उस चीज़ को कैसे हम प्रूव करेंगे? अगर मैंने कोई चीज़, सपोज अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीदा 2 लाख रुपए का, एज एन अकाउंटेंट मैं ये दिखा रहा हूँ कि मेरे 2 लाख रुपए खर्च हो गए और मैंने ऐसे ऐसे रॉ मटेरियल खरीदा है, तो उस बात को मैं प्रूव कैसे करूँगा? अगेन, प्रूव करने के लिए व्हाट आई नीड इज़ अ बिल। जब तक कोई प्रॉपर इनवॉइस नहीं होगा, कल को पार्टी की पेमेंट करनी है, कैसे पता चलेगा उसने कितना माल किस रेट पर दिया? तो ये हमारे अपने लिए भी अच्छा है। कोई भी आदमी अपने आप को इंटेलिजेंट सोच सकता है और लोग इंटेलिजेंट होते भी हैं, मैं इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। बट मेन बात यही आती है कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम याद कैसे रखेंगे? सपोज हमने किसी के साथ एग्री किया कि आपको 15 दिन बाद देंगे पैसा, तो 15 दिन बाद जब हम देने लगेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने उससे क्या लिया था, कब आया था, कितना पेमेंट उसका ड्यू है, कितना हमने डाउन पेमेंट कर दी थी, क्या हमारी आपस में टर्म्स थी? तो ये सब चीज़ें राइटिंग में हो तो बेटर है। सो होने को कोई भी ट्रांजैक्शन, अभी तक गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बिल्कुल कैश में ट्रांजैक्शन ही नहीं करेंगे या हर चीज़ के लिए बिल होना प्रॉपर ज़रूरी है। अभी भी ऐसा इंडिया में नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली अब इंडिया भी जैसे कैशलेस इकोनॉमी बनती जा रही है, ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती जा रही हैं, तो ये रादर वैसे अच्छा है और अकाउंटेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। हर चीज़ का प्रॉपर बिल हो, प्रॉपर रिसीट हो, तो किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना ईजी है।
राइट। सो अगर मैं बात करता हूँ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की और उसके फर्स्ट स्टेप की, तो सबसे पहला होता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, राइट। चलिए अब हम लेते हैं हमारी दूसरा स्टेप जो है मेजरमेंट। देखिए किसी भी चीज़ को मेजर करना तो ज़रूरी है ना, मेजर मतलब नापना। किसी भी चीज़ को आप मेजर करेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करें ना। ये पॉइंट अभी इतना ज़्यादा डिस्कशन का नहीं है। जहाँ तक अकाउंटिंग के हिसाब से मेजरमेंट का सवाल है वो ये है कि जो भी कंट्री की करेंसी है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंडिया में आप पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ करेंसी क्या है, रुपीज़। सिंपल सी बात यह है कि हर चीज़ को रुपीज़ में कन्वर्ट करो, हो जाएगा। सपोज मैं एक स्वीट्स सेलर हूँ, मिठाई की दुकान है मेरी, और मैंने 1 किलो मिठाई किसी को चैरिटी में दे दी। अब इसमें भी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन तो है ना। सपोज वो स्वीट्स मेरे घर में 300 रुपीज़ पर केजी की पड़ी थी, तो अब मुझे 300 रुपये चैरिटी में बुक करने पड़ेंगे ना। कैसे बुक करते हैं, कैसे जनरल एंट्री उठाएंगे इस ट्रांजैक्शन की, वो बाद में पढ़ाऊंगा। बट एज सच 300 रुपये मुझे अपने व्यापार में से कम करने होंगे, इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है। तो लेकिन मैं फिर भी मिठाई को मिठाई ना करके उसकी वैल्यू पे जाऊंगा, मेजर करूंगा इन लोकल करेंसी। 300 रुपीज़ है तो मैं 300 रुपये की मिठाई की एक जनरल एंट्री बनाऊंगा कि ये मैंने चैरिटी में दे दी। दूसरी बात, हर चीज़ रुपीज़ में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अब मैं इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ मैंने कोई चीज़ इंपोर्ट की, एक नया एग्जांपल मैं आपको लाइव टाइप करके बताता हूँ। सपोज़ फॉर एग्जांपल द बिजनेस इंपोर्टेड अ मशीनरी। बिजनेस ने एक मशीनरी इंपोर्ट की फॉर से $20 $20,000। अब जब हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे तो वो $20,000 पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने करना है स्टैंडर्ड करेंसी ऑफ ए कंट्री में। ये चीज़ समझिएगा कि हमने जो भी मेजरमेंट करनी है, हमने जो भी अपनी वर्किंग करनी है, वो हम उसी करेंसी में करेंगे जो हमारी कंट्री की है। तो उस हिसाब से ये जो एग्जाम्पल दिया गया है कि भैया आपने एक मशीन इंपोर्ट की $20,000 में, तो हम इसको $20,000 ना लेके एक हाइपोथेटिकल रेट में बोलता हूँ कि हम 70 रुपये का $1 लेके चलते हैं। सपोज $1 इज इक्वल टू ₹70। तो उसके हिसाब से जो मेरी मशीन की कॉस्ट बन गई, माई मशीनरी कॉस्ट जो है ये बन जाएगी $20,000 की जगह मैं इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं कहाँ पहुँचूँगा? मैं पहुँच जाऊँगा 20,000 इंटू 70, राइट। मैंने ये अपने कैलकुलेटर पे किया ताकि गलती ना हो मुझसे भी। तो ये आ रहा है 14 लाख। यानी कि मैं जो जनरल एंट्री उठाऊंगा, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करूंगा अपनी, वो $20,000 पे ना करके 14 लाख रुपए पे करूंगा। वो बात अलग है कि इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो भी हम धीरे धीरे समझेंगे कि डॉलर का रेट जो थोड़ा बदलता रहता है वो किस दिन का लेना है, जब आप पे करोगे उस दिन का लेना है, जिस दिन खरीदा उस दिन का लेना है। वो सब चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए आप भूल जाएं और सिर्फ इतना समझें कि हमें हर चीज़ को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। क्योंकि नेचुरली अगर आप एक सॉफ्टवेयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम टेली के ऊपर अगर वर्किंग सीखना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमें हर चीज़ को पहले तो आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस के साथ वाली ट्रांजैक्शंस को, और फिर उसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, जैसा मैंने आपको करके बताया। तो इस तरह से अगर 70 रुपये का डॉलर है, $20,000 की मशीन है, तो उसको हम 20,000 पे ना लेके, जैसा मैंने अभी आपको समझाया, उस हिसाब से हम इसको 14 लाख रुपए पे इसकी हम एंट्री करेंगे, राइट। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2 कंसेप्ट आपकी समझ में आ गए। नाउ लेट्स टेक अप द थर्ड कंसेप्ट, राइट। तो जैसा कि आप अपनी बुक में भी देख रहे होंगे स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग में, मैं थर्ड स्टेप के ऊपर अब जा रहा हूं, विच इज अबाउट रिकॉर्डिंग। देखिए रिकॉर्डिंग क्या है, देखा जाए तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहा, रिकॉर्डिंग ही मेन है। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमारी हैं, हमने उनको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड किस लिए करना है? अपनी मेमोरी के लिए, अपनी वर्किंग के लिए। जब तक कोई चीज़ रिकॉर्ड नहीं होगी तब तक आगे कैसे होगा? कोई भी चीज़ रिकॉर्डिंग में तो डालनी पड़ेगी ना। कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर पे भी अगर आप काम करते हैं तो जब तक आप डेटा पंच नहीं करोगे, है ना, या आजकल तो स्मार्ट कंप्यूटर्स भी आने लगे हैं कि आप मुंह से बोल के भी कुछ चीज़ें रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन तब भी इनपुट तो दे रहे हो ना। किसी भी चीज़ में जब तक हम इनपुट नहीं देंगे, आउटपुट कहाँ से आएगी?
तो कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हम लें, जिसके लिए जैसे मैंने कहा हम सीख रहे हैं, सपोज हमने टैली की ही बात की फिर से, तो हमें जब तक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब तक टैली के रिजल्ट्स भी, एक सॉफ्टवेयर भी अपने आप में क्या कर लेगा। अगर हमने रिकॉर्डिंग ही गलत की है, अगर हमने डेबिट की चीज़ क्रेडिट कर दी, क्रेडिट की चीज़ डेबिट कर दी, सब उटपटांग कर दिया, तो उसके बाद जो हमारे रिजल्ट्स होंगे, जो फाइनली रिजल्ट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, है ना। अकाउंटिंग हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, शुरू में पहली वीडियो में बताया था कि रिसोर्सेज किस तरह से एम्प्लॉयड है और रिजल्ट्स फाइंड आउट करना ना। तो रिजल्ट्स के लिए ज़रूरी है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग प्रॉपर की जाए सिस्टमैटिकली। जब तक हम अकाउंटिंग रूल्स को, प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए सिस्टमैटिकली इसकी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं बनने वाला है, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग के कुछ रूल्स हैं जो कि हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि जनरल एंट्री को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, कौन सी चीज़ डेबिट करते हैं, कौन सी चीज़ क्रेडिट करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, दैट आई विल एक्सप्लेन। बट फॉर द टाइम बिंग अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग का मतलब ये हो गया कि हमने आइडेंटिफाई किया किसी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, मेजर किया, और उसके बाद अब हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिकॉर्ड हम कर रहे हैं सिस्टमैटिकली, और उसके लिए हम एंट्री कर रहे हैं जर्नल में। अगर हम मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें तो हमारे पास कैश जर्नल या कैश बुक होता है, परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है ना। अगर यही चीज़ें हम टैली में बात करेंगे तो टैली में जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें अलग अलग आपके सिस्टम होते हैं, F5, F6, F7, है ना। किसी चीज़ की जर्नल एंट्री उठानी है, रिसीट उठाने, पेमेंट, वहाँ वाउचर सिस्टम से हर चीज़ चलती है। तो जब आप एक बार मैनुअल अकाउंटिंग यानी बिजनेस अकाउंटिंग क्या समझ लेंगे तो उसके बाद ऑब्वियसली हम टैली के ऊपर वर्क करना शुरू करेंगे। तब आप समझेंगे कि किस तरह से एक सॉफ्टवेयर में किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और रादर मैं कहूँगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहली वीडियो में भी ये बात बोला था कि जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं वो मेनली आपसे सिर्फ रिकॉर्डिंग चाहते हैं। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो मोर और लेस वो खुद ही कर देते हैं। दे आर वेरी स्मार्ट, बट आप सिर्फ उनको डेटा दे दो, वो डेटा अपने अंदर पंच करवाने के बाद अपने आप दुनिया भर की रिपोर्ट्स आपको बना के देते हैं। खैर, अगर हम अकाउंटिंग के एंगल से बात करें, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के एंगल से बात ना करें, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लासीफाइंग। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लासीफाई, यानी कि अब जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी तो हमारा नेक्स्ट काम होता है कि उसको क्लासीफाई करो। क्लासीफाई करने का क्या मतलब है? क्लासीफाई करने का मतलब है कि जो सिमिलर ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक जगह पे ले आओ, राइट। अब जैसे मान लेते हैं पूरे स्कूल का एग्जाम हुआ, सब बच्चों ने पेपर दिए, बड़ी अच्छी बात है, पेपर देने ही चाहिए। अब जब सब बच्चों ने पेपर दिए तो उसके बाद जो बच्चे 9th के थे उनकी रिपोर्ट कार्ड अलग से बना दी गई, जो 10th के थे वो एक साथ बना दी गई, ताकि ये पता चला कि भाई 9th में कितने बच्चे पास हैं, कितने फेल हैं, 10th में कितने पास हैं, कितने फेल हैं। एक ओवरऑल होगा पूरे स्कूल में कितने बच्चे पास हैं, कितने फेल हैं, है ना। तो कोई भी बिजनेस एक करेगा अकाउंट वाइज कि भाई किस पार्टी से कितना लेना है, कितना देना है, और फिर एक ओवरऑल कि भी सारी पार्टी से, सपोज किसी के पास 100 पार्टीज हैं, 100 पार्टीज के साथ पूरे साल उसका लेन देन हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, क्लासिफाई करने का मतलब ये हो गया कि बेसिकली उसमें ये जज किया जाएगा कि कितनी पार्टीज से हमें पैसा लेना है, कितना देना है। ये तो अकाउंट बताएगा एक इंडिविजुअल अकाउंट का, और जो ओवरऑल पूरे साल की पिक्चर होगी, ओवरऑल समराइज्ड वर्जन, वो ये हमें बता देगा कि हमें टोटल पैसा कितना लेना है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं क्लासीफाइंग की, इसमें क्लासीफाइंग में हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। अब इमेजिन कीजिए कि मैं अमर, रुपेश, कोहली, जुनेजा, है ना, खन्ना, ऐसे माना मैं अलग अलग व्यक्तियों के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक अकाउंट बनाऊंगा मिस्टर खन्ना का, समझिएगा बात को, एक अकाउंट बनाऊंगा मैं मिस्टर जुनेजा का, एक मिस्टर अमर का, एक मिस्टर रुपेश का, ऐसे अलग अलग, ताकि मुझे पार्टी वाइज पता चले। तो ये मेरा होता है नेक्स्ट स्टेप। मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा और रिपीट करूंगा कि किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहले करते हैं रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लेते हैं मैं रेलवे स्टेशन पर हूं और लोग अंदर घुस रहे हैं, तो एक एक एंट्री घुसे जा रही है, मैं लिखते जा रहा हूं, चल भाई तू भी अंदर, सब लाइन में लगे हुए हैं, एक एक करके सब अंदर चले गए, मैं एक कॉपी में लिखता जा रहा हूं। फिर मैंने लास्ट में क्या किया, क्लासीफाई किया, भाई आदमी कितने अंदर गए, लेडीज कितनी अंदर गई, छोटे बच्चे कितने अंदर गए, ओल्ड एजड लोग कितने गए। दैट इज लाइक क्लासीफाइंग। आप समझ रहे हैं? यानी रिकॉर्डिंग के वक्त सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो भी हो रही हैं हम लिखते चले जाएंगे, चाहे वो राम के साथ हो, रहीम के साथ हो, श्याम के साथ हो, विनीत के साथ हो। लेकिन बाद में
उससे नेक्स्ट प्रोसेस जो हम सॉफ्टवेयर की मदद से करें या मैनुअली करें, कैसे भी करें, नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि एक व्यक्ति से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको एक जगह कर लिया जाए, ताकि हमें ये पता चले कि उससे हमने कितने का सामान लिया है या हमने उसको कितने का सामान बेचा और उसमें से कितने पैसे का लेन देन हो चुका है, और अब बैलेंस उसको कितना पैसा देना है या उससे कितना पैसा लेना है। दैट इज द मेन पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एन अकाउंट और व्हाट वी कॉल एज लेजर, राइट। तो ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि लेजर क्या है। तो एक पार्टी का एक अकाउंट, अच्छा ऐसे कैश अकाउंट भी होता है, इवन खर्चों का भी आप अकाउंट बना सकते हो। जैसे मैंने कहा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि पार्टीज का ही अकाउंट बनना है। आप जैसे माना इलेक्ट्रिसिटी है, तो हो सकता है आप ये भी देखना चाहोगे भी पूरे साल में कितना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, कितना टेलीफोन इंटरनेट का बिल आया। तो वो सब चीज़ें कैसे पता चलती हैं? लेजर से, अकाउंट से, क्लासिफिकेशन से, जो कि मेरे स्क्रीन पर नजर आने वाला आपका स्टेप नंबर 4 है ना। पूरे साल की इंफॉर्मेशन कैसे पता चलेंगी? बाय क्लासिफिकेशन, राइट। तो सबसे पहला मैं एक बार रिपीट करूं तो हम अकाउंटिंग में अगर हम स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बिल्स या रिसीट्स, इनवॉइसेस के थ्रू ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, कंट्री की स्टैंडर्ड करेंसी में, यानी इंडिया है तो रुपीज में उसको कन्वर्ट करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और फिर सिमिलर ट्रांजैक्शन को एक जगह इकट्ठा करना, दैट इज क्रिएशन ऑफ लेजर्स। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हम लास्ट में करेंगे समरी। जैसे मैंने कहा, अब सपोज एक पार्टी से मुझे पता चल गया मिस्टर राम से मुझे 10,000 लेने हैं, सपोज मिस्टर रहीम हैं उनके मुझे 20,000 देने हैं, कैश में सपोज मेरा बैलेंस 25,000 है। ऐसे ही और डिफरेंट पार्टीज हैं, उनसे कुछ लेना है कुछ देना है। अब इन सब का मुझे अलग अलग डेटा अगर मैं एक पेज पे लिख दूं तो शायद मुझे ये पता नहीं चलेगा कि पूरे साल में मेरी सेल कितनी है, पूरे साल की मेरी परचेज कितनी है, पूरे साल के मेरे वेरियस एक्सपेंसेस लाइक सैलरीज, वेजेस, रॉ मटेरियल परचेज, ये मुझे नहीं पता चलेंगे, और मेरा पूरे साल का प्रॉफिट कितना है ये नहीं पता चलेगा। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम क्या करते हैं? समराइज करते हैं। ये लेजर से हमारा एक ट्रायल बैलेंस निकलता है कि भाई किस अकाउंट का कितना बैलेंस है, किसी में देनदारी निकलती है, किसी में लेनदारी, उन सब को हम एक समराइज्ड फॉर्म में क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो ट्रायल बैलेंस अपने आप में हमारा एक चैप्टर है, ये मैं आपको वापस लेके जाता हूं। आप देखेंगे यहां पर ये जनरल एंट्रीज करने के बाद लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, आप देख रहे हैं ये हमारा अपने आप में एक छोटा ही सही एक चैप्टर है कि किस तरह से हम कंसेप्ट पढ़ने के बाद पहले एंट्रीज बनाते हैं, फिर लेजर क्रिएट करते हैं, यानी हर बंदे का एक एक अकाउंट क्रिएट किया जाता है, और फिर बाद में ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि किस पर्टिकुलर अकाउंट में कितनी लेनदारी या देनदारी है, बैलेंस क्या है। और फिर फाइनल अकाउंट्स, द लास्ट। फाइनल अकाउंट्स में मतलब फाइनल काम। अब हमें ये पता चल जाता है कि पूरे साल में हमने क्या कमाया और क्या खोया। सो दिस इज माई स्टेप नंबर 5, समराइजिंग, राइट। समराइजिंग के अंदर क्या होता है? जैसे मैंने कहा, हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। फाइनल अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स होती हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि एग्जैक्टली हमारा इस साल का कितना प्रॉफिट या कितना लॉस है, राइट। तो इनको फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। और इसमें बनता क्या क्या है? इसमें ट्रायल बैलेंस बनता है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, एंड B/S जो मैंने लिखा हुआ है बैलेंस शीट। मैं आपको थोड़ा सा और इसको प्रॉपर लिख के बता देता हूँ। इसके अंदर हमारा एक तो ट्रायल बैलेंस, जैसे मैंने कहा, है ही हमारा। ट्रायल बैलेंस हर अकाउंट का कितना बैलेंस है वो बताता है। इसकी मदद से हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वैसे दो अलग अलग होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि जो हमने ट्रेडिंग की है, सेल परचेज ऑफ गुड्स, उससे हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, और ऑफिस के खर्चे और जब माइनस कर देते हैं तो हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। वो हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और उसके बाद फाइनली हम एक बनाते हैं जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। ये थोड़ा सा पहचानना शुरू कीजिएगा, स्पेशली जो बच्चे नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं वो हर चीज़ जरूर लिखें, क्योंकि उनके लिए ये सब चीज़ें नई हैं। हो सकता है रिवीजन पर्पस के लिए आपके साथ बैठे हुए स्टूडेंट्स या जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो रिवीजन से देख रहे हो तो उनको पता है व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, व्हाट इज़ बैलेंस शीट। बट स्पेशली फॉर नॉन कॉमर्स स्टूडेंट उनके लिए नई चीज़ है, तो ध्यान से लिखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या होता है कि पूरे साल का, आमतौर पर पूरे साल का अकाउंट बनाया जाता है और उससे हम ये समझते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। जबकि बैलेंस शीट जो है वो हमें ये बताती है
कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना। दिस हेल्प्स अस टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब हमारी जो पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है, इसके बारे में मैं यही कहूँगा। इट टेल्स अस द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब जैसे अगर मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास फर्नीचर है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, कैश है, तो ये क्या है, ये मेरी एसेट्स है ऑब्वियसली, है ना। एसेट संपत्ति, एसेट्स की हिंदी क्या है, संपत्ति। और अगर मैंने लोगों का पैसा देना है, मुझ पे लोन्स हैं, तो ये क्या है, ये मेरी लायबिलिटीज़ हैं। तो एक बिजनेस साल के एंड में अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाता है ताकि ये पता चले कि पूरे साल में उसने क्या खोया, क्या कमाया, और साथ में बैलेंस शीट कि एक पर्टिकुलर डेट पे, यूजली ये बैलेंस शीट 31 मार्च यानी साल के एंड में, फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन बनाई जाती है, और उसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी हैं, उनकी टोटल वैल्यू कितनी है, और हमारी लायबिलिटीज़ कितनी हैं। सो दैट पॉइंट इज़ क्लैरिफाइड बाय दिस समराइजिंग वर्क बैलेंस शीट। ये जो मैंने B/S लिखा है शॉर्ट में, दिस इज रेफरिंग टू बैलेंस शीट, राइट। ये जो टर्म दिया है मैंने B/S, दिस इज बैलेंस शीट। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहे इसको समझना। B/S इज बैलेंस शीट, और इससे हमें पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की पोजीशन क्या है, और साथ साथ जैसे मैंने कहा एक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमें बताता है कि पूरे साल में हमने क्या खोया, क्या कमाया। आमतौर पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग बनाते हैं, लेकिन इकट्ठे भी बनाया जा सकता है। और जैसा मैंने कहा, इससे हमें ये पता चलता है कि पूरे साल की हमारी कितनी सेल्स है, कितने हमारे एक्सपेंसेस हैं, और अब हमारा फाइनली पूरे साल का क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ। दिस इज द समराइजिंग। जैसे मैंने कहा ना, स्कूल में हम बना सकते हैं अभी कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो 5 स्टेप्स मैं आपको अकाउंटिंग के सिखा चुका हूँ: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड नाउ समराइजिंग। जब बैलेंस शीट भी बन गई, फाइनल पिक्चर सामने आ गई, तो फिर लास्ट में बच जाता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जहाँ तक एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का सवाल है, एनालिसिस यही है कि भाई साल में जो आपने प्रॉफिट कमाया, सपोज रियल लाइफ में सपोज आपने एक बिजनेस लगाया था 5 लाख रुपए, और साल के एंड में पता चलता है कि आपने 2 लाख रुपए कमाए हैं, तो अब आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अगर मैं 5 लाख कहीं और लगाता तो मुझे कितना मिलता, या मैंने कितना प्रॉफिट सोचा था और कितना हुआ, है ना। दूसरी कंपनियों में कितना प्रॉफिट हो रहा है, मेरी कंपनी कितना कमा रही है, एंड ऑल दैट। जैसे किसी बच्चे के नंबर आते हैं तो हम कंपेयर करते हैं, भाई दूसरे स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, या मैंने कितने सोचे थे उस हिसाब से मेरे कितने आए हैं, या मैं पिछले सालों में कितने मार्क्स ला रहा था उसके हिसाब से अब इस साल कितने आए हैं। दिस इज ऑल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी किसी भी चीज़ को समझना। एक एग्जाम्पल में अगर और दूँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया या ब्लड प्रेशर चेक किया, ईजी। अब ब्लड प्रेशर में मान लेते हैं उसका जब हमने चेक किया, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, तो वो निकल के आया कि हाँ भाई जो मिस्टर रमेश हैं सपोज, उनका जो ब्लड प्रेशर है वो 130/90 है। अब डॉक्टर जो है उसके बेसिस पे इंटरप्रिटेशन कर रहा है, भाई इसका पहले तो बीपी बहुत हाई रहता था, अभी तो सिर्फ 130/90 है, तो स्लाइटली हायर है। नॉर्मल बीपी 120/80 होता है, तो उसका 130/90 है, थोड़ा सा हाई है। दिस इज एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, लेकिन पहले से बेटर है। तो नॉर्मल से हाई है, लेकिन उसका पहले हाई रहता था, उससे कम है। तो कहने का मतलब है कि जब हम ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते हैं तो उसके बेसिस पर फिर फाइनली डिसीजन लिया जाएगा। डॉक्टर ये सोचेगा कि भाई ये जो रिपोर्ट मेरे हाथ में आई है, अब मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करूं, एनालिसिस करूं, इसको समझूं कि इसके बेसिस पर इसको क्या मेडिसिन दी जाए, नहीं दी जाए, ऑल दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। और डिसीजंस या वर्किंग फिर फाइनली हम कम्युनिकेट करते हैं। जो भी हमारी अकाउंटिंग के रिजल्ट्स हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ऑब्वियसली उन रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करना। एम आई राइट? हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो उन सब चीज़ों को कम्युनिकेट करना। जो भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के यूज़र्स हैं उनको हमें ये रिजल्ट्स, ये वर्किंग, ये बैलेंस शीट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उनको देनी होगी। आम तौर पर अकाउंटिंग डिपार्टमेंट और टॉप मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कंपनी के जो मालिक हैं, ऑनर्स, वो अलग होंगे। तो सबसे पहले तो जो अकाउंटिंग बनाई है वो उनको देनी होगी। ये लो जी, एक तरह से अकाउंटेंट अपनी कंपनी के मालिकों को, ऑनर्स को, मैनेजमेंट को वो अकाउंट के रिकॉर्ड देगा कि देखो सर आपका ये बिजनेस था, जिन भी लोगों ने इसमें मार्केटिंग में काम किया, प्रोडक्शन में काम किया, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मैंने तो पूरा आपको लेखा जोखा दे दिया, पूरे साल में ये सेल है, ये खर्चा है, ये प्रॉफिट है, ये फाइनेंशियल पोजीशन है। अब आप देखो कि अपने आने वाले सालों में कोई चेंजेस करने हैं,
प्राइस कम करना है, ज़्यादा करना है, पैसा बहुत बचा हुआ है, इसको कहीं इन्वेस्ट करना है, पैसा बहुत कम है, कहीं से लोन लेना है। अब ये तो देख के पता चलेगा ना कि क्या स्टेप लेना है। बैलेंस शीट देख के कंपनी के जो मालिक हैं उनको ये पता चलेगा कि अगर पैसा ज़्यादा है तो कहीं इन्वेस्ट करें, कम है तो लोन लें, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है तो बांटें उस प्रॉफिट को, जिन कंपनीज़ में जिन लोगों ने पैसा लगाया हुआ है उनको ज़्यादा इंटरेस्ट दें, ज़्यादा डिविडेंड दें। कम है तो और पैसा इकट्ठा करें। अगर मशीनें अब डेप्रिशिएट हो गई हैं, सपोज अकाउंटेंट बताता सर मशीनें सब पुरानी हो गई हैं, तो नई मशीनें खरीदें। स्टॉक अगर ज़्यादा पड़ा हुआ है तो डिस्काउंट देके उस स्टॉक को निकालने की कोशिश करें। स्टॉक कम है तो नई मशीनें खरीद के प्रोडक्शन की कोशिश करें। व्हाट आई मीन टू से कि अकाउंटेंट अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी एनुअल इंफॉर्मेशन अपनी मैनेजमेंट को हैंडओवर करेगा, जिसके बेसिस पर मैनेजमेंट डिसीजन लेगी। साथ में आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये जो अकाउंटिंग के रिजल्ट्स हैं, जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशंस हैं, ये सिर्फ मैनेजमेंट को ही नहीं और बहुत सारे लोगों को भी दी जाती है। जैसे मान लेते हैं कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, जो गवर्नमेंट है अपने टैक्स को कलेक्ट करने के लिए, बैंक्स हैं, मनी लेंडर्स हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को यूज़ करते हैं। उन सब को समराइज्ड फाइनल अकाउंट्स देना भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम होता है। बट ये हम अभी आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो एट दी एंड इतना ही मैं बोलूँगा कि आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप समझ पा रहे हैं। और फिर भी अगर आपको दिक्कत महसूस करते हैं तो मेरे नंबर्स आपको हर पेज पर जो आपको बुक दी गई है उस पर दिए गए हैं। आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, SMS से या कॉल करके, जैसा आपको अच्छा लगे। थैंक यू। माई सेल्फ नीरज गुप्ता।